तो हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं आइलेरियन एंड हमारे पास लैग्रेंजियन मेथड के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके आगे के फर्दर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वगैरह को डिराइव भी करेंगे। तो पहले थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। लैग्रेंजियन मेथड में हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमारे पास एक तरीके से फंक्शन होती है इनिशियल पोजीशन और टाइम का। बट हमारे पास जो आइलेरियन मेथड था उसके अंदर जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक थी वो हमारे पास करंट पोजीशन और टाइम का फंक्शन थी। ठीक है। अब यहाँ पे हम उसके रिगार्डिंग दो क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ से मेरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, वेलोसिटी कंपोनेंट फॉर अ 2D फ्लूइड सिस्टम कैन बी गिवन इन आइलेरियन सिस्टम बाय u इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 3t, v इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस टी अपॉन 2। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इन लैग्रेंजियन मेथड। तो हमको वेलोसिटी कंपोनेंट एक 2D सिस्टम के अंदर आइलेरियन मेथड का गिवन ऐसे है जहाँ पे u 2x 2y 3t के इक्वल है, v x प्लस वाई के इक्वल है और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट तो पता है ना, हमारे पास अगर हमें वेलोसिटी गिवन होती है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम dx अपॉन dt। तो हमें एक तरीके से ये जो u दे रखा है वो dx अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है। सिमिलरली जो v हमारे पास दे रखा है, v हमारे पास वेलोसिटी है, वो dy बाई dt की वैल्यू है। तो जब हम डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको वेलोसिटी मिलती है। तो हमने लिखा कि u हमारे पास ये वेलोसिटी है, v ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी फील्ड एक 2D फ्लो है। 2 डायमेंशन इसलिए क्योंकि दो कोऑर्डिनेट हैं x और y। अब यहाँ पे हमें नोट करने वाली बात क्या है कि 2D फ्लो कैसे पता करते हैं हम लोग, जब दो ही कंपोनेंट होते हैं। दूसरी बात, हमारे पास अनस्टेडी फ्लो किसे बोलते हैं, जब हमारे पास जो ये होता है वो टाइम का फंक्शन होता है। मतलब अनस्टेडी फ्लो में हमारे पास टाइम पे डिपेंड करता है हमारे फ्लो कैरेक्टरिस्टिक। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में हमारे पास क्या होता है कि पोजीशन पे डिपेंड करता है कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए अलग अलग फ्लो हमारे पास में मिलेगा। सिमिलरली u हमारे पास dx अपॉन dt है, v dy अपॉन dt होता है। अभी बताया मैंने, डिफरेंशिएट करके मिलता है हमको वेलोसिटी। सो dx अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, तो हमारे पास इनिशियली अगर आप क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास dx अपॉन dt की जो वैल्यू गिवन है दैट इज 2x प्लस 2y प्लस 3t। ठीक है, इसको हमने इसके इक्वल रख दिया। सिमिलरली जो dy अपॉन dt है उसकी वैल्यू गिवन है x प्लस वाई प्लस टी बाई 2, ये हमने रख दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, हम हमारे क्वेश्चन को फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है हमारे पास कि अगर हमारे पास डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 3t के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से अगर मैं 2 को लेफ्ट के हैंड साइड ला के x को कॉमन ले लूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, d बाय डी टी और माइनस का 2, यहाँ पे आप एक ब्रैकेट लगाएंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 3t। सिमिलरली अगर मैं dy अपॉन डी टी और y को लेफ्ट में ले आऊँ तो उस केस में हम y कॉमन लेके इसको लिख सकते हैं, d बाई डी टी माइनस 1 ब्रैकेट लगा के y प्लस x इज इक्वल टू t बाई 2। इस टाइप से हमने दो इक्वेशंस को फॉर्म कर लिया, ऊपर वाली दो इक्वेशंस की, है ना, हेल्प से। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि हम यहाँ पे d अपॉन डी टी को हम लोग d से रिप्लेस कर सकते हैं, कैपिटल D से। ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। तो d बाई डी टी को मैंने d लिख दिया, माइनस 2 को एज इट इज़ लिख दिया, x एज इट इज़ रहा और माइनस 2y इक्वल टू 3t। सिमिलरली d बाई डी टी हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन में था इसमें भी हमने इसको d से रिप्लेस कर दिया और हमारे पास ये 3 और 4 इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बन गई। और मैंने बता दिया कि हमने d को d बाई डी टी से रिप्लेस करा है। अब आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे उसको थोड़ा सा बताया जाता है। देखो, अगर हमें यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, हमारा मेन टास्क है x और y की वैल्यू निकालना। हमारा मेन टास्क है x और y की वैल्यू निकालना। तो हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या हम यहाँ पे y को एलिमिनेट करेंगे। ये जो y वाली टर्म हमारे पास दे रखी है माइनस का 2y और यहाँ पे d माइनस 1 इंटू वाई, इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं कि थर्ड इक्वेशन में अगर मैं d माइनस 1 की मल्टीप्लाई कर दूँ और फोर्थ इक्वेशन में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो y का कोफिशिएंट होगा वो दोनों इक्वेशंस में सेम हो जाएगा। और फिर इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास y वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो मैं यही करेंगे, y को एलिमिनेट करने के लिए d माइनस 1 से इक्वेशन थर्ड में और 4 इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या मिलेगा देखना ज़रा, d माइनस 2 इंटू एक्स। तो d माइनस 2 इंटू एक्स में हमने किसकी मल्टीप्लाई करी है, d माइनस 1 की, तो ये टर्म आएगी। फिर सिमिलरली जब मैंने फोर्थ इक्वेशन में जब मैंने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करी तो माइनस का 2x आएगा और दोनों को प्लस करा है तो इस वजह से यहाँ पे ये एक साथ लिखा गया है। बीच में इक्वल टू का साइन है। राइट हैंड साइड में देखोगे तो 3t था, इसमें d माइनस 1 की मल्टीप्लाई हुई तो 3d माइनस 1 इंटू टी आएगा, यहाँ पे t आएगा, सॉरी दिस इज t। सिमिलरली
उसके बाद जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस टी बाय, यहाँ पे मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी थी फोर्थ इक्वेशन में, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो टी बचेगा सिर्फ, तो प्लस टी कर देंगे। और प्लस टी करने के बाद हमारे पास जब यहाँ पे हम टी बाहर कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो बचेगा दैट इज़ 3d-1 + 1 × टी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे बचने वाला है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। इसको हम फर्दर आगे सॉल्व कैसे करेंगे, d² को अंदर d के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों टर्म्स के आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये d² - 3d + 2 - 2 दिखेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे 3d-1 + 1 × टी था, तो अगर मैंने यहाँ पे दोनों जगह से अगर मैंने यहाँ पे टी कॉमन ले लिया, टी इधर भी था, टी इधर भी था, टी कॉमन ले लो आप यहाँ से, तो 3 - टी + टी बचेगा। अब हम इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो ये 3 - 2t, d² - 3d - 3 - 2t तक हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, हमें इन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिकली हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, पहली बात समझना है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, क्योंकि इसमें d² है और कांस्टेंट कोफिशिएंट है, क्योंकि हर एक d के आगे जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमें d को m से रिप्लेस करना होता है, रिप्लेस d/m, d को m से रिप्लेस करो। तो जैसे ही मैं d को m से रिप्लेस करूँगा तो ये m² - 3m = 0 आएगा। यहाँ से m की दो वैल्यूज़ आएंगी 0 और 3। अब अगर हमारे पास m की दो वैल्यूज़ आती है तो यहाँ से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF लिख के दिखाते हैं, जो कि होता है C1 e की पावर में, जो भी m की वैल्यू आई इसको e की पावर में भेज दो, जो भी m की वैल्यू आई इसको e की पावर में भेज दो। तो C1 e की पावर 0t, पहले हमारे पास 0 वैल्यू आई थी, फिर C2 e की पावर 2t, इसको हम भेज देंगे। सिमिलरली जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास होगा, अब उसको निकालना पड़ेगा। CF तो निकल गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में एक पॉलिनोमियल बन रहा है, जैसे 3 - 2t एक पॉलिनोमियल है, तो ऊपर हम लोग पॉलिनोमियल को लिखते हैं और नीचे ये जो d² - 3d है इसको डिवाइड में ले आते हैं। कुछ नहीं करना, आप यहाँ से x निकाल लो। तो x कैसे निकालोगे, d² - 3d को डिवाइड में ला के, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से हमें इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि देखो नीचे d² - 3d है, तो आप d को पहले कॉमन ले लो। तो जैसे आप d को कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा d - 3 और d बाहर आ चुका है। अब ये d - 3 जैसे ही बचा है, तो अब मैं d - 3 में से मैं यहाँ पे d को फिर कॉमन ले लूँगा। ठीक है, 3 को कॉमन ले लूँगा। तो जैसे 3 को कॉमन लूँगा तो ये d/3 हो जाएगा यहाँ देखो, और यहाँ से अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि 1 - x, हमें पता है कि 1 - x की होल पावर -1 का एक्सपेंशन होता है 1 + x + x² + x³। तो हमें ये एक्सपेंशन लगाना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो मैंने इसको 1 - d/3 की फॉर्म में एक्सप्रेस करा। सिमिलरली जो 3 - 2t होता है ना, इसको बाहर ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे हम जब इसको एक्सपैंड करेंगे 1 - d/3 को 1 + x + x² वाले फॉर्मूले से, तो ये 1 + x की जगह पे d/3 आएगा, x² की जगह पे d²/9 आएगा, एंड सो ऑन आएगा। राइट हैंड साइड में 3 - 2 थीटा नहीं है, सॉरी ये 3 - 2 t है, इसको t कर लो, 3 - 2t। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके हम लोग पहले हम इसको अंदर ले जाएंगे। ठीक है, 1 - 3d बाहर ही रहेगा, 3 - 2t को हम लोग पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2t, फिर 3 - 2t को d/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक बात सुनना, ये d का मतलब क्या था, d का मतलब था डिफ्रेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं 3 - 2t का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो -2 आएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास ये 1/3 और d की जब d से ऑपरेट करा मैंने 3 - 2t को तो -2 आ गया। अब d² मतलब क्या है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे तो -2 आया था, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 आएगा। तो इसके आगे वाली जितनी भी टर्म्स है वो सारी 0 होती चली जाएंगी, इस वजह से हमने उसको आगे लिखा नहीं। साथ ही साथ जब हम 1/d करेंगे मतलब हमें एक तरीके से इंटीग्रेशन करना है। देखो d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो 1/d का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। तो जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा 3 का तो 3t आएगा, -2t का इंटीग्रेशन करूँगा तो t का इंटीग्रेशन t²/2, 2 से 2 कैंसिल आउट t। तो ऐसे करके हमारे पास सॉल्व करके जो बचेगा दैट इज -7/9t + t²/9। आप करके देखना। अब जैसे हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल दिया तो हमें टोटल सॉल्यूशन चाहिए। तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग, हम x = c1 + c2 e⁻3t हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया, प्लस जो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला था -7t/9 + t²/3 इसको लिख दिया। सो हेंस वी ऑब्टेन अ रिजल्ट, हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, मतलब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अभी काम खत्म नहीं हुआ, क्यों, देखो हमने ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 3 है, ध्यान से देखना, जो इक्वेशन नंबर 3 है और ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इन दोनों इक्वेशंस में हमने y को एलिमिनेट करा के x की वैल्यू निकाली और x को हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करा। अब हम क्या करते हैं कि हमारी जो x की वैल्यू आई है इसको उठा के हम किसी भी 3rd और 4 में से किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं और वहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं।
तो फॉर एन इंस्टेंस मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे y निकालने के लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करा और मैंने y की वैल्यू निकाली। मैंने कैसे करके, तो फर्स्ट इक्वेशन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो फर्स्ट इक्वेशन से आप यहाँ से y निकाल सकते हो। तो 2x को लेफ्ट में लिया हो u की तरफ और 3t को भी लेफ्ट में लिया हो। तो वहाँ से जब हम लोग y निकालेंगे तो हमारे पास आएगी इक्वेशन -c1 + c2 -7/18 t + t²/3। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करते थे याद करो, हम लोग लैग्रेंजियन मेथड के अंदर हम लोग x और y की वैल्यू आने के बाद हम लोगों को ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अब ध्यान से देखना, ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है c1 इसकी हमें वैल्यू चाहिए। और सिमिलरली हमारे पास जो x हमारे पास है c1 और c2 भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इन दोनों की वैल्यू चाहिए। ये तो y में आ गया। सिमिलरली x के अंदर भी c1 c2 है, तो ये दोनों सेम ही है, तो हमें इनकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे चाहिए होंगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इनिशियल कंडीशन का यूज़ करेंगे। इनिशियल कंडीशन होती है x = x0, y = y0। अब आप पूछोगे कि भाई इनिशियल कंडीशन क्यों यूज़ करें, तो लैग्रेंजियन मेथड के अंदर हम लोग जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो इनिशियल कंडीशन से ही डिटरमाइन होती है और हमें लैग्रेंजियन में कन्वर्ट करना है। तो इनिशियल कंडीशन तो लेनी पड़ेगी ना, तो x = x0 और y = y0 लेना। और सिमिलरली t0 को हम 0 मान सकते हैं या t0 को आप t भी ले सकते हो। जब मैं इन तीनों इनिशियल कंडीशन का यूज़ करूँगा तो वहाँ से मेरे पास x = c1 + c2 आएगा। x = c1 + c2 कैसे, t0 को 0 रखो, देखो जैसे t को 0 रखोगे तो e⁻0 = 1, 7t/9 0 हो जाएगा, t²/3 0 हो जाएगा जब t को 0 रखा जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे t को 0 रखने पे एक इक्वेशन आई, x = c1 + c2। सिमिलरली अगर मैं y निकालना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे t को 0 रखूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी -c1 + c2, ये दोनों टर्म्स बचेंगी और साथ में -7/18 बचेगा। तो जैसे मैं इन दोनों को प्लस करूँगा, देखो ये हमारे पास x0 की वैल्यू है, ये y0 की वैल्यू है, तो x0 + y0 की वैल्यू आएगी -3c2/2 -7/18। तो यहाँ से मैंने c2 की वैल्यू कैलकुलेट करी -2/3 x0 + y0 + 7/18। और इस c2 की वैल्यू को मैं किसी भी एक इक्वेशन में डाल के c1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, फर्स्ट में डालो चाहे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो c1 c2 निकल गया। अब अल्टीमेटली हमारा काम खत्म हो गया कि इक्वेशन 6 7 8, देखो 6 7 8 इक्वेशन जो है, 6 इक्वेशन में हमारे पास x की वैल्यू आई है, 7th इक्वेशन में y की वैल्यू आई है, और जो 8th इक्वेशन है वहाँ पे मेरे पास c1 c2 की वैल्यू आई है। तो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैग्रेंजियन मेथड में, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल कंडीशन का यूज़ करा गया है। तो ऐसे करके आप काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड फ्लो इज यूलरन मेथड आर गिवन बाय u = x + y + z + t, v = 2x + y + z + t और w = दिस। मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास u v w तीनों एक्सिस के अंदर हमारे पास वेलोसिटीज गिवन है। u x एक्सिस में वेलोसिटी है, v y एक्सिस में और w z एक्सिस में। आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है सेम लैग्रेंजियन मेथड में। तो कुछ नहीं करना आपने, सबसे पहले तो ये जो u दे रखा है, u मतलब हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, dx/dt। तो u निकालोगे तो dx/dt, अगर v चाहिए होगा तो dy/dt, और अगर z चाहिए, w चाहिए होगा तो dz/dt। तो ये तीन रिलेशन अब ध्यान रखना। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे dx/dt मतलब u की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो ये बना, y की वैल्यू को पुट करेंगे ये, और इसकी वैल्यू को पुट करेंगे ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन है, तीनों टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रही है। सो आप इन तीनों इक्वेशंस को ऐड भी कर सकते हो। जैसे मैं ऐड करूँगा तो dy/dt कॉमन हो जाएगा, x + y + z बचेगा इसके अंदर। सिमिलरली जब मैं राइट हैंड साइड वाली चीज़ को ऐड करूँगा यहाँ पे, तो x + y + z, x + y + z × 2, इन सबको ऐड करने पर हमारे पास क्या आएगा, देखो एक टर्म ये रही, दो टर्म ये रही और तीन टर्म ये रही, तो टोटल 6 टाइम्स हो गया ये, और प्लस 3t हमारे पास आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स कैसे आया, देखो एक t तो ये था, एक t ये था, और यहाँ पे भी हमारे पास t वाली वैल्यूज थी, तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल ये 3t हमारे पास यहाँ पे आ जाने वाला है। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट इस जगह पे लगाना, देखना ज़रा। अब देखो यहाँ पे x + y + z + t को मैंने r बोल दिया, तो ये भी r हो जाएगा और ये भी r हो जाएगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों, देखो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो कि होती है dy/dx + py = q। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास जो तरीका होता है वो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसकी वैल्यू होती है y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर = इंटीग्रेशन q × if dx + c। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग इजीली इस d/dt r = 6r + 3t का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास y की जगह पे जिसने वैल्यू ली है, देखो y की जगह पे कंपेयर करोगे तो r आ चुका है, और p की जगह पे कंपेयर करोगे तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ चुका है, और q की जगह पे कंपेयर करोगे तो 3t आ चुका है।
तो हम यहाँ से पहले वो निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई इंटीग्रेशन, ये जो आई एफ लिखा है ना, आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है हमारे पास। तो हम इसके हेल्प से हम लोग जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो ई की पावर -60 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो पी की वैल्यू है दैट इज 6, तो ई की पावर -60 आ जाएगा। फिर हमने कंप्लीट सॉल्यूशन, देखो ये जो मैंने लिखा है ना दिस लाइन, ये लाइन हमारे पास एक्चुअल में ये कंप्लीट सॉल्यूशन वाली लाइन है। तो y इंटू आई एफ, वाई की जगह पे r था तो r इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, क्यू की जगह पे e की पावर -60 3t dt प्लस C1। यहाँ से हम निकालेंगे तो r e की पावर -60, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करने का काफ़ी ईजी तरीका है, बाय पार्ट लगा लो, एक फंक्शन को u ले लो, एक को v ले लो, e की पावर x वाले फंक्शन को आप v ले लो और t वाले फंक्शन को u ले लो, और सॉल्व करने पे आपके पास जो वैल्यू निकलेगी वो ये निकलेगी। C1 हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और लास्ट में हम r की वैल्यू डाल देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आर, ये हमारे पास यहाँ पे इसका वैल्यू निकलेगी। ठीक है, सॉल्यूशन हमने निकाल दिया यहाँ से। अब हमारे पास नेक्स्ट काम क्या होगा, अब हमें इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा एक तरीके से लैग्रेंजियन मेथड के अंदर इनिशियल कोऑर्डिनेट की टर्म्स में, x नॉट वाई नॉट जेड नॉट की टर्म्स में, है ना, इनिशियल पोजीशन की रेस्पेक्ट में। तो dx बाई dt हमने जो था हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन में वो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी था। तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड अगर t था हमारे पास था, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो हमने निकाल चुके हैं ना, दैट इज -t/2 प्लस ये वाली टर्म, इसको यहाँ पे हमने पुट कर दिया एज इट इज़, और प्लस टी जो था वो एज इट इज़ रहेगा। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये dx बाई dt है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में सिर्फ t वाली टर्म्स हैं। तो dt को राइट में ले जाके इंडिविजुअली इंटीग्रेट करोगे तो dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, t/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो t स्क्वायर बाय हमारे पास 2 आएगा, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो t स्क्वायर बाय 4 एंड सो ऑन करके ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बनेगी। सिमिलरली dy बाई dt हमारे पास क्या था, तो dy बाई dt हमारे पास अगर आप इनिशियली देखोगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वो था x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस टी। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो सिमिलरली यहाँ से हमने निकाल दी थी, -t/2 वाली वैल्यू है रख दी और प्लस टी। इसको हम फर्दर dt को राइट में ले जाके इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास सिमिलरली y की वैल्यू आएगी, और dz में भी हम लोग क्या करेंगे, जो z की वैल्यू थी, w की वैल्यू थी 3x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, इसमें हम रख के और प्लस टी करके हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। गौर करने वाली बात क्या है कि फिफ्थ इक्वेशन में x की वैल्यू में C2 है कांस्टेंट, y की इक्वेशन में C3 है, और जो z वाली इक्वेशन है उसमें C2 और C3 दोनों हैं। तो एक तरीके से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपके सामने कि हमारे पास दो वेरिएबल आए हैं C2 C3, है ना। तो हम सॉल्व करके, और देखो C1 भी था यहाँ पे हमारे पास जो हमने निकाला था, तो C1 C2 C3 हमारे पास 3 कांस्टेंट है, क्योंकि देखो C1 इसमें भी है। तो इन तीनों कांस्टेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यूजिंग इनिशियल कंडीशंस वी कैन फाइंड C1 C2 एंड C3। इनिशियल कंडीशंस क्या ले लोगे, सेम वही, टाइम को ले लोगे 0, x को ले लोगे x0, y को ले लोगे y0 और z को ले लोगे z0। इन तीनों वैल्यूज़ का यूज़ करके आप यहाँ से C1 C2 C3 को निकाल सकते हो, एंड दैट्स हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो लैग्रेंजियन मेथड के 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे फिनिश करे।